नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम अध्याय 2 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से अंतिम भाग के रूप में, जो कि एक लघु रूप में इस अध्याय में दिए गए हैं, एक है आपका जगत प्लांटी, जिसमें पादप जगत के सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। जगत एनिमेलिया, जिसमें संपूर्ण जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। और अंत में इस भाग में हम थोड़ा सा अध्ययन वायरस के बारे में करेंगे, जिन्हें विषाणु के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पादप जगत क्या है, अर्थात वीटेकर के अनुसार वनस्पतियों का ऐसा समूह जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है, उसको हम इस श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। ये यूकेरियोटिक प्रकृति के होते हैं। इस आपके जो समूह होता है उसके सदस्यों में क्लोरोफिल यानी हरित पर्णहरित नामक संरचना पाई जाती है, जो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का गुण उपलब्ध करवाती है। इसके कुछ पादप कीटाहारी या कीटभक्षी प्रकृति के होते हैं, जिसे ड्रोसेरा और निपेंथीज है। कुछ परजीवी या आंशिक रूप से विषमपोषी स्वभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे अमरबेल है, वो आपके परजीवी का कार्य करती है। कीटनाशी के अंदर आप उदाहरण देख सकते हो, ब्लैडरवर्ट है, वीनस है, फ्लाई ट्रैप है। इसी प्रकार से आपके परजीवियों में अमरबेल या कसकुटा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये अमरबेल और कसकुटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही अगर अपन बात करें तो इस पादप जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के समूहों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें शैवाल है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा जाता है। क्योंकि इस पादप जगत का आगे के भागों में अलग से अध्ययन दिया गया है विस्तार से, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कीटाहारी पादप ब्लैडरवर्ट का एक उदाहरण है, और ये कसकुटा जो है ये अमरबेल है। यहाँ पर इस पौधे के चारों तरफ आप ये पीली पीली जो धागेनुमा संरचनाएं देख रहे हैं, ये आपके अमरबेल को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार पादपों में जनन की आप बात करते हो तो इसमें सुस्पष्ट अवस्था में द्विगुणित बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद का पाया जाना देखा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये मान लीजिए हमारा पौधा है, ये आपके है, ये आपका पुष्प है। तो ये आपके पुष्प जो होता है उसमें लैंगिक संरचनाओं का निर्माण होता है, जबकि ये वाला शेष भाग जो रहता है ये हमारा बीजाणुद्भिद के नाम से जाना जाता है। पुष्प की संरचना की अगर आप बात करते हैं तो वनस्पतियों में पुष्प की संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारे ये संरचना हमारी जायांग कहलाती है। जायांग का मतलब होता है मादा जननांग, और इसी प्रकार से पुंकेसरों का समूह पोमंग कहलाता है। यह आपका नर जननांग की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जायांग होता है उस जायांग के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आपके उस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होगा। उस भ्रूण कोश के अंदर जो सप्त कोशिकीय अष्ट केंद्र की अवस्था पाई जाती है वो आपके मादा से संबंधित होता है, और इसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। दूसरी तरफ जो पुंकेसर होते हैं उस पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है। वो जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाने जाते हैं, जो आगे जाकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ये आपके युग्मकोद्भिद जो रहते हैं परस्पर आप देखेंगे कि ये हमारा नर युग्मकोद्भिद है, जिसमें ये अनियमित कायिक कोशिका पाई जाती है, और ये इसकी एक्साइन है, और इसके सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं इन छिद्रों को हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। जबकि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर आपके ये संरचना पाई जाती है। यहां से निकलने वाला नर युग्मक यहां जाकर के दो स्थानों पर निषेचन दर्शाता है, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद में दो नर युग्मकों का निर्माण होगा जो 2 बार निषेचन दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर द्विनिषेचन का पाया जाना एक मुख्य गुणधर्म होता है। दूसरी तरफ प्रथम निषेचन होता है वो अंड कोशिका के साथ होता है, आगे जाकर के युग्मनज बनाता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, वही भ्रूण आगे जाकर के बीज में उपस्थित रह करके नई पीढ़ी का निर्माण करता है। दूसरी तरफ जो दूसरा जो युग्मक होता है
वो आपकी ध्रुवीय कोशिका के साथ में युग्मन दर्शाता है और वहाँ पर ये 3 केंद्रक परस्पर मिल जाते हैं, इसलिए इसको त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। अगला जो आता है हमारा इसी भाग में जंतु जगत। विषम पोषी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों का ऐसा समूह जो है वो जंतु जगत में रखा जाता है। यहाँ पर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, क्योंकि जंतु है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। जंतुओं का ऐसा समूह जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और ऐसा समूह जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, जो मांसाहारी प्रकृति के होते हैं, उनको हम मांसाहारी या अपन कह सकते हैं कि ये आपके द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। भोजन की जहाँ तक बात की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका संचित भोजन क्या है। जंतुओं का संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि पादपों का संचित भोजन जो होता है वो आपका स्टार्च होता है। और इसमें जो प्राणी संपोषण पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर पाचन की एक सुनिश्चित प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि जंतु जो होंगे वो जटिल भोजन को ग्रहण करते हैं, जटिल भोजन को आपके पाचन द्वारा सरल में परिवर्तित कर देते हैं, और ये सरल में परिवर्तित करने पर ये रुधिर के साथ में परिसंचरण तंत्र द्वारा कोशिकाओं तक स्थानांतरित होता है, और कोशिकाओं में स्थानांतरित होकर के ये आपके विभिन्न प्रकार के संश्लेषण करता है। अंदर जंतुओं से संबंधित प्रोटीन निर्माण करेगा, लिपिड निर्माण करेगा, और ये सारी क्रियाएं संपन्न करता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न पाया जाता है, अर्थात जंतु अपनी शुरुआत छोटे से जीव से करता है, फिर एक वयस्कावस्था प्राप्त करता है, फिर जनन करता है। ये अपनी एक जाति विशेष गुणधर्म होता है। इसमें चलन करने के लिए सक्षम होते हैं, अर्थात इसमें गतिशीलता के लिए अलग अलग सुविधाएं पाई जाती है, अलग अलग जो गमनांग है वो पाए जाते हैं। लैंगिक जनन करते समय नर और मादा दोनों के अंदर संगम होता है, अर्थात संभोग क्रिया के फलस्वरूप ये आपके जनन को संपन्न करेंगे, जिसमें युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद में विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन से भ्रूण बनता है। भ्रूण के पूर्ण विकास पर यहाँ पर एक जंतु को जन्म दिया जाता है। अगली इस श्रेणी में आता है हमारा वायरस। देखिए वायरस जो होता है उसको हम लैटिन शब्द से प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी विषैला पदार्थ। इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है विष अणु, ऐसे घटक जो कि विषैली प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये सारे के सारे रोगजनक प्रकृति के होते हैं, सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इसको अपन विषाणु के नाम से या वायरस के नाम से जानते हैं। ये जो नाम दिया था वो पास्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और पास्चर ने कहा कि इनको हम संक्रामक कण कहेंगे, अर्थात इन्फेक्शियस पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इवानोवस्की ने तंबाकू के अंदर एक वायरस देखा था जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसने पत्तियों को संक्रमित कर रखा था, और इस वायरस की खोज का श्रेय इसे दिया जाता है। तो वायरस की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो डीजे इवानोवस्की को दिया जाता है, जिसमें तंबाकू के अंदर इस रोग को देखा। इसने देखा कि तंबाकू की खेती के समय कुछ पौधे ऐसे थे जो रोगग्रस्त थे। जब उनकी पत्तियों को मसल करके उसका तरल पदार्थ निकाला, उस तरल को अगर स्वस्थ पौधे पर लगाते हैं तो पता चलता कि यह किसी अन्य पौधे में भी रोग उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यह एक हानिकारक घटक है, वायरस है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से अगर ये बाह्य वातावरण में पाया जाता है तो कणनुमा संरचना दर्शाता है, कण समान व्यवहार दर्शाता है। लेकिन यही वायरस यदि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उस कोशिका में प्रवेश करके ये आपके सजीव के गुण प्रदर्शित करेगा। इसके अंदर आपके जो सजीव कोशिका की मशीनरी है उस पर प्रयोग करके अपनी संख्या बढ़ाने में योगदान करता है। वार्ट और हैरेली ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? जीवाणु भोजी जो होता है वो किसे कहते हैं? जीवाणु भोजी। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को, और भोजी यानी खाने वाला। ठीक है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बिजेरिंग। बिजेरिंग ने इससे निकलने वाले तरल को कोंटागुअम वाइवम फ्लूइडम कहा था, अर्थात एक ऐसा विषैला तरल जो संक्रामक प्रकृति का होता है, इस आधार पर किया। और सबसे पहले स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने इन वायरसों का क्रिस्टलीकरण करने का प्रयास किया, अर्थात वायरस जो होते हैं यहाँ क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में वायरस क्या है? कि वायरस ऐसी कणकीय संरचना होती है जिसको सजीव
में जगत में जंतु और पादप जगत की योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। ये वातावरण के बाह्य भाग के अंदर निर्जीव का कार्य करते हैं, जबकि भीतरी भाग में ये सजीव का कार्य करते हैं। परिभाषा जो है लूरिया और डोर्नेल के आधार पर ये एक एकक जिसका जीनोम एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो परपोषी सजीव कोशिका के अंदर उसकी अंतः वस्तु यानी एंजाइमों का प्रयोग करके स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। एक सामान्य वायरस जो होता है उसकी अगर संरचना अगर आप समझना चाहो तो इसकी संरचना ऐसी होती है। इसमें बाह्य एक आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन से निर्मित इस बाह्य आवरण को हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। कैप्सिड का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों द्वारा होता है और इन इकाइयों को कैप्सोमियर के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वायरस में बाह्य आवरण जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, इसे हम इस आवरण को कैप्सिड कह रहे हैं, और भीतर के तरफ इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये अति सूक्ष्म प्रवृत्ति के होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अर्थात वायरस बिना सजीव कोशिका में प्रवेश किए अपना गुणन नहीं कर सकते, इसलिए इनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट या हम कह सकते हैं कि ये अविकल्पी परजीवी का कार्य करते हैं। ये अकोशिकीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनको कोशिकीय श्रेणी का नहीं माना जाता है, इसके अंदर अपना कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन मिलकर के जो एक सामूहिक घटक बनाते हैं इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और जैसा कि अभी मैंने संरचना में बताया था, वायरस की प्रकृति आप देख लीजिए, ये सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात वायरस जो होंगे न तो ये सजीव है न ये निर्जीव है, वातावरण के बाहर है तो सजीव है और भीतर है तो ये निर्जीव के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, अर्थात किसी भी सजीव संगठन के अंदर दोनों चीजें एक साथ नहीं पाई जाती है। गुणन केवल पोषी कोशिका में होता है, अर्थात इसके गुणन के लिए आपके किसी न किसी परपोषी कोशिका का होना अनिवार्य है। बिना परपोषी कोशिका के ये मृत समान होते हैं, अर्थात कण की संरचना दर्शाते हैं। जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव व अनेक जैविक क्रियाओं का इसमें अभाव पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको हम सजीव की श्रेणी में नहीं रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र दे रखा है, जो ये बाहर की तरफ जो है इसका कैप्सिड है और भीतर की तरफ इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। तो बताइए टीएमवी में टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ये तंबाकू में बीमारी फैलाने का कार्य करता है। ये जो है आपका दूसरे नंबर पर, इसको हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी जो होता है इसका ये अब आपका शीर्ष भाग जो होता है यह आपका हेड कहलाता है। यहाँ पर बीच के अंदर आपके कॉलर पाई जाती है, ये नेक पाई जाती है, और इसमें जो तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है ये स्पाइक्स के नाम से जानी जाती है। ये जीवाणु पर आश्रित रहता है, इसीलिए इसको हम जीवाणुभोजी की श्रेणी में रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वायरस होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। पादपों के अंदर जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का एक उदाहरण याद रखना है। जंतुओं में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जा सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो पाया जाता है वो इन्फ्लुएंजा के वायरस में पाया जाता है, वो आपको याद रखना है। बाह्य आवरण जो रहता है वो बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है, जिसकी छोटी छोटी इकाइयां क्या कहलाती है? कैप्सोमियर के नाम से जानी जाती है। वायरोन किसे कहते हैं? पूरे कण को वायरोन कहते हैं, और वायरोन जो होते हैं उनका आकार लगभग आपके 10 से लेकर के 500 माइक्रोन तक हो सकता है, जबकि वायरोइड्स जो होते हैं ये इसका मात्र आरएनए से निर्मित छोटा कण रहता है, और ये जो रहता है ये भी रोगजनक। यहाँ पर ये उपस्थित सारे घटक रोगजनक प्रकृति के होते हैं, और प्रियोन जो होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रोगजनक बनाए हैं। उन रोगजनकों में माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, विषाणु है, वायरोन है, वायरोइड है, प्रियोन है, ये इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके अध्याय 2 का भाग 4 समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।